हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी, आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज का दिन है 26 नवंबर 2020। सो गाइस, आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आज डिस्कस होंगे ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जितने भी हमारे नए एस्पिरेंट हैं वो लोग ध्यान रखें। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको मेरी आने वाली सभी क्लासेस के बारे में पता लगता रहता है। साथ में आप आज के करंट अफेयर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो आंसर की के साथ। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पहला क्वेश्चन है आज का, Which Indian web series has won the 48th International Emmy Awards 2020 for the Best Drama Series? आपसे कह रहा है ये भारतीय वेब सीरीज कौन सी है। आप लोग वेब सीरीज वगैरह देखते ही रहते होगे, तो ये भारतीय वेब सीरीज कौन सी है जिसको अभी हाल ही में बेस्ट ड्रामा सीरीज की कैटेगरी में 48वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड दिया गया है। ये वेब सीरीज है दिल्ली क्राइम्स। और दिल्ली क्राइम्स कौन से प्लेटफॉर्म में लॉन्च करी गई थी? इसको नेटफ्लिक्स में लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली क्राइम ने जीता है 48वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020। भारत की वेब सीरीज है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द आईसीसी? आईसीसी के अभी हाल ही में नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं? और इनको इलेक्ट किया गया है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट अपॉइंट नहीं कर दिया गया है। तो आईसीसी के नए चेयरपर्सन इलेक्ट किए गए हैं, इनका नाम है ग्रेग बार्कले। क्या नाम है? ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले कौन है? बेसिकली न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन है ये। तो अब ये आईसीसी के चेयरपर्सन के रूप में इलेक्ट किए गए हैं। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो इनका नाम ध्यान रखना है कि ये चेयरपर्सन बन गए हैं आईसीसी के। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। यहां पर आपको एक चीज बता दूं मैं, आप सभी को इस टाइम पर यह पता है कि आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है। आईसीसी के चेयरपर्सन है इस टाइम पर इमरान ख्वाजा। कौन है? इमरान ख्वाजा। लेकिन इमरान ख्वाजा अब रिटायर नहीं हुए हैं। देखो हुआ क्या था, इमरान ख्वाजा से पहले कुछ टाइम पहले शशांक मनोहर थे आईसीसी के चेयरपर्सन। शशांक मनोहर रिटायर हो गए थे तो इमरान ख्वाजा इनकी जगह पर आ गए थे। लेकिन इमरान ख्वाजा एक्टिंग चेयरपर्सन है। और अब जो आ गए हैं ग्रेग बार्कले, ये परमानेंट चेयरपर्सन है। तो अब आप ध्यान रखना, आगे से अगर आप आपसे पूछता है कि आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है, तो आप इमरान ख्वाजा का नाम तब तक नहीं लोगे जब तक आपसे एक्टिंग चेयरपर्सन ना पूछे। अगर आपसे सिंपली पूछेगा हु इज द चेयरपर्सन ऑफ आईसीसी, तो अब से आपका आंसर होगा ग्रेग बार्कले। ध्यान रखिएगा। आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई। और आईसीसी के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है मनु सोने। कौन है? मनु सोने। अगला क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड लक्ष्मी विलास बैंक्स मर्जर विद बैंक। यूनियन कैबिनेट ने, या फिर आप ये बोल सकते हो भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में अप्रूवल दे दिया गया है कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसका मर्जर कर दिया जाएगा। कौन से बैंक में? लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर कर दिया जा रहा है डीबीएस बैंक में। यहां पर डीबीएस का मतलब है द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर का हेडक्वार्टर भी सिंगापुर ही है। इसकी स्थापना 1968 में करी गई थी। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मी विलास बैंक को सिंगापुर के बैंक डीबीएस बैंक से मर्ज किया जा रहा है। डीबीएस बैंक के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है पीयूष गुप्ता। भारतीय मूल के पीयूष गुप्ता, ये इसके सीईओ है। अब अगर लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1926 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड एन ऑर्डिनेंस अगेंस्ट अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन? आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में अपनी विधानसभा में एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया है। ये ऑर्डिनेंस किसके खिलाफ है? अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन के खिलाफ है। मतलब इसका हिंदी में यह है कि ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में एक नया बिल पारित कर दिया है। और ये बिल किसके लिए है? अगर आप जबरदस्ती कोई व्यक्ति किसी से धर्म परिवर्तन करा रहा है तो उसके खिलाफ यह बिल लॉन्च किया गया है। मतलब कहने का कि एक नया कानून पास कर दिया है इस सरकार ने। यह सरकार है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार। मैंने आपको 2 दिन पहले करंट अफेयर में पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी एक ऑर्डिनेंस पास किया है। एक्चुअली पास नहीं किया, उन्होंने तो बिल प्रपोज किया है। और यह किसके खिलाफ है? कि आप
फोर्सफुली मैरिजेस नहीं कर सकते हो, चाहे आप हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम धर्म के हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप किसी भी महिला के ऊपर दबाव नहीं बना सकते हो शादी करने के लिए। तो मध्य प्रदेश का बिल रिलीजियस मैरिजेस को लेकर था, फोर्सफुल रिलीजियस मैरिजेस को लेकर था। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जो ऑर्डिनेंस पारित किया गया है, ये धार्मिक, आप बोल सकते हो धर्मांतरण के लिए लॉन्च किया गया है बेसिकली, कि आप किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते हो धर्म को लेकर कि आप इस धर्म को मानना ही होगा आपको, या फिर आप अपने आप को इस धर्म में परिवर्तित कर लीजिए। ठीक है, अगर ऐसा पाया जाता है तो इस बिल के तहत ध्यान रखिएगा 15,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का फाइन लगेगा पहली चीज। और ध्यान रखिएगा कितने साल तक की सजा हो सकती है, तो 10 साल तक की सजा हो सकती है इसमें उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश वाले में मैंने आपको बताया था उसमें फाइन और विदाउट फाइन आपको इंप्रिजनमेंट हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश वाले बिल के तहत यह बात रखी गई है कि मैक्सिमम 5 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के इस बिल में ध्यान रखिएगा 10 साल की सजा के कड़े प्रावधान है। तो अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार ने, आप बोल सकते हो, ज्यादा कड़ी सजा के प्रावधान रखे हुए हैं। तो अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन के लिए ऑर्डिनेंस पारित हो चुका है उत्तर प्रदेश में, फाइनली आपको यह ध्यान रखना है। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, गुजरात में आचार्य देवव्रत गवर्नर है, और राजस्थान में गवर्नर कौन है इस टाइम पे, ये है कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब अ न्यू मेगा फूड पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड। पंजाब के कौन से जिले में एक नए मेगा फूड पार्क की स्थापना अभी हाल ही में करी गई है। पंजाब का यह नया जिला है जहां पर मेगा फूड पार्क की स्थापना करी गई है, इसका नाम है फागवाड़ा। क्या नाम है? फागवाड़ा। फागवाड़ा में पंजाब के तीसरे मेगा फूड पार्क की स्थापना करी गई है। पंजाब में पहले से ही 2 मेगा फूड पार्क थे, ऐसा नहीं है कि पंजाब का ये पहला मेगा फूड पार्क है। पंजाब का पहला फूड पार्क कहां पर बना था? ये बना था फजिल्का में, दूसरा बना था लुधियाना में, और अब तीसरा बन गया है फागवाड़ा में। इसका उद्घाटन किया गया था हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, यहां पे गवर्नर है वीपी बदनोर। अगला क्वेश्चन है, द टाइगर रिजर्व। अच्छा, जिन लोगों को यहां पर नहीं पता है कि फूड पार्क का मतलब क्या होता है, उनको मैं समझा दूं। बेसिकली फूड पार्क का मतलब यह होता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। सरकार एक बहुत बड़ी जमीन अधिकृत करती है और इस जमीन में तरह तरह का प्लांटेशन करवाती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये नया फूड पार्क बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा भारत यहाँ पर पंजाब सरकार लेगी, और भारत सरकार का भी इसमें शेयर होगा। बेसिकली ये यूनियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। अब इसमें भारत सरकार क्या करेगी? तरह तरह की खेती करवाएगी। एक पर्टिकुलर एरिया में आलू की खेती मान लीजिए करवा दी, एक पर्टिकुलर एरिया में चावल की खेती करवा दी, एक एरिया में गन्ने की खेती करवा दी, एक में मक्के की खेती करवा दी, कॉर्न की, ठीक है, एक में मान लीजिए लीची की खेती करा दी। इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन यहां पर होता है, फलों की भी और सब्जियों की भी, दोनों यहां पर पैदावार, और अनाज की भी पैदावार होगी, ठीक है। तो मेगा फूड पार्क का मेन उद्देश्य ये होता है कि किसानों की इनकम को डबल करना। इससे क्या होता है? किसानों को यहां पर काम भी मिलता है, तो किसानों की इनकम भी डबल होती है, और भारत सरकार भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और अनाज जो है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा पाता है। तो ये मेन मकसद होता है फूड पार्क का। अगला क्वेश्चन है, विच टाइगर रिजर्व हैज वॉन द फर्स्ट इंटरनेशनल TX2 अवार्ड। ये कौन सा भारत का टाइगर रिजर्व है जिसने पहला इंटरनेशनल अवार्ड जीता है? और ये इंटरनेशनल अवार्ड कौन सा है? TX2 अवार्ड अभी जीता है। ये है उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पहली बार अंतरराष्ट्रीय TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की संख्या 2014 से 18 तक डबल कर दी गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपको बता दूं 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर कितने चीते थे? 25 चीते थे, और 2018 में ये चीते बढ़कर हो गए 65। तो बढ़िया तरीके से इसकी ब्रीडिंग कराई गई, और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कौन से राज्य में है? भारत में सबसे ज्यादा टाइगर है, आपको ध्यान रखना है, यह है मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा लायन कहां पर है? यह है गुजरात के गिर फॉरेस्ट में। अगला क्वेश्चन है, और यह भी आपको ध्यान रखना है, पूरी दुनिया में चाहे शेरों की बात करें, लायन की, या फिर टाइगर चीतों की बात करें,
भारत में ही सबसे ज्यादा चीते भी हैं पूरी दुनिया के, और शेर भी भारत में ही है सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के। पूरी दुनिया में जितने भी टाइगर्स की संख्या है उसकी 75% अकेली भारत में ही है। विच रेलवे स्टेशन ऑफ कर्नाटक हैज बीन रीनेम्ड एज महादेवप्पा मैलार रेलवे स्टेशन। आपसे कह रहा है कर्नाटक का यह कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका कर्नाटक सरकार के द्वारा नाम बदलकर महादेवप्पा मैलार रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है। यह रेलवे स्टेशन है हावेरी रेलवे स्टेशन। तो आपको ध्यान रखना है कर्नाटक का हावेरी रेलवे स्टेशन अब हावेरी नाम से नहीं जाना जाएगा, इसको महादेवप्पा मैलार रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। कर्नाटक में बी.एस. येदियुरप्पा की सरकार है। यहां पे गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन। अभी हाल ही में हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया है महिलाओं के खिलाफ वायलेंस को रोकने के लिए। यह दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं? यह दिवस हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। कल के दिन हम लोगों ने यह दिवस मनाया। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि इस बार की थीम क्या थी। साल 2020 की इस बार की थीम रही ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्स, प्रिवेंट, कलेक्ट। ये इसकी थीम थी। बेहतर थीम है। आप एक बार अगर इसे पढ़ लेते हो तो आराम से, अगर ऑप्शन आपको मिल जाएगा एग्जाम में तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, आईबीपीएस वाले ध्यान रखें, आईबीपीएस में थीम ज्यादा पूछता है। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड चैंग E5 मिशन टू ब्रिंग बैक रॉक्स फ्रॉम मून। क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में चैंग E5 मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत चांद से रॉक्स के सैंपल लाने का प्रावधान है। यह देश है चाइना। चाइना के द्वारा अभी हाल ही में चैंग E5 सैटेलाइट लॉन्च करी गई है। यह क्या करेगी जाकर? यह चांद पर जाएगी और यहां से चांद से 2 kg 2 किलो सॉइल सैंपल लाएगी और रॉक सैंपल लाएगी। चट्टानों के सैंपल और मिट्टी के सैंपल कितने लाएगी? 2 किलो। ध्यान रखिएगा 2 kg ये लेकर आएगी, पहली चीज। अब एक चीज आपको बता दूं, 1976 के बाद से मून से सैंपल लाने के लिए ये कोई पहला मिशन लॉन्च किया गया है। 1976 से पहले केवल अमेरिका इस तरीके के मिशन में सक्सेस हुआ है, और या फिर यूएसएसआर, मतलब जिसको आज की डेट में आप रशिया बोलते हो। तो एक चीज अगर बोला जाए कि पूरी दुनिया में चांद से अगर कोई मिट्टी और चट्टानों के सैंपल ला पाया है तो अमेरिका ला पाया है, उसके बाद रशिया ला पाया है, और अब देखने वाली बात होगी क्या चाइना इसको मुकम्मल कर पाता है। अगर ये सक्सेसफुली डन हो जाता है तो चाइना पूरी दुनिया का तीसरा देश होगा ऐसा करने वाला। ये जो चैंग E5 भेजा गया है इसका मेन मकसद तो मैंने आपको बता दिया, ये 2 kg सॉइल एंड रॉक सैंपल चांद से कलेक्ट करके लाएगा। कितने दिन लगेंगे इसको? इसको 23 दिन लगेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो ये 23 दिन में होकर आ जाएगा पूरे मिशन से। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, जापान की कैपिटल है टोक्यो, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड हैवी वेट टारपीडो जिसका नाम है वरुणास्त्र फॉर इंडियन नेवी। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में एक हैवी वेट टारपीडो बनाया है जिसका नाम है वरुणास्त्र। ये वरुणास्त्र इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। यह बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो डीआरडीओ ने वरुणास्त्र को बनाया है स्पेशली इंडियन नेवी के लिए। यह हैवी वेट टारपीडो है, किसी भी बड़े से बड़े आईएनएस को डुबा सकता है। ये किसी भी बड़े से बड़े सबमरीन को ये डैमेज कर सकता है। ध्यान रखिएगा, माफ करेगा मैंने आईएनएस बोल दिया है। आईएनएस की कैटेगरी के शिप को बेसिकली, आईएनएस को क्यों टारगेट करेगा? आईएनएस तो अपना ही है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और डीआरडीओ के चीफ कौन है? ये है जी सतीश रेड्डी। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, वरुणास्त्र को कहां से लॉन्च किया गया है? वरुणास्त्र को ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापत्तनम से लॉन्च किया गया है। कहां से? विशाखापत्तनम। और इसको किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? इसको डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी के द्वारा ही इनॉग्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वी आर ऑब्जर्विंग एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक इन विजडम। आपसे कह रहा है एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक हम लोगों ने किस दिन मनाया है? ये कब से कब तक मनाया गया? ये भारत में 23 से लेकर 27 नवंबर तक मनाया गया। एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक मनाया जाता है इस रीजन से कि पूरे देश भर में कैंपेन चलाए जाते हैं और लोगों को अवेयर किया जाता है कि जब आप हवाई यात्रा करें तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए।
एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक बेसिकली मनाया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1995 में करी गई थी और इसके चेयरपर्सन है अरविंद सिंह। क्या नाम है? अरविंद सिंह। और इसका शुभारंभ भी अरविंद सिंह के हाथों के द्वारा ही किया गया। वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड हेरिटेज वीक इन विच पीरियड? सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक हम लोगों ने मनाया 23 से लेकर 27 नवंबर तक, उसी तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज वीक हम लोग कब से कब तक मना रहे हैं, इसको भी हम लोगों ने मनाया 19 से लेकर 25 नवंबर तक। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हेरिटेज वीक हर साल मनाया जाता है, पूरी दुनिया का हर एक देश इसको मनाता है और इस मकसद के साथ मनाता है कि लगातार कैंपेन चलाया जाए, लोगों में अवेयरनेस बताई जाए कि आपको अपने हेरिटेजेस को खुद प्रोटेक्ट करना होगा। जैसे कि हमारे जितने भी हेरिटेजेस हैं, भारत के जितने भी बड़े टेंपल्स हो गए, भारत में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हो गए, जैसे कि इंडिया गेट हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, कुतुब मीनार हो गई, ठीक है, ये सब हमारे हेरिटेजेस हैं और इनको प्रोटेक्ट करना हमारा ही काम है। रेड फोर्ट वगैरह हो गया, ठीक है, तो हमारे हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करना है हमारा ही काम है और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। इस मकसद के साथ इस सप्ताह को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। आज शाम को 4:30 बजे एक स्पेशल क्लास मैं लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें चीफ फैकल्टी के रूप में मेरे साथ एक नई फैकल्टी ज्वाइन करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी, ये सरप्राइज है आपके लिए कि कौन से फैकल्टी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वहां पर। तो 4:30 बजे की जो स्पेशल क्लास है उसका लिंक मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दिया है। तो अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करिए और आज शाम को 4:30 बजे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरी स्पेशल क्लास कर सकते हो करंट अफेयर की। पिछले 3 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं वहां पर डिस्कस करूंगा आपसे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।